हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 10th मार्च। अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे यूके के सीएम साहब को गुड बाय। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। दो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए, यूके की पॉलिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट हमारे लिए नहीं है। यूएपीए का था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। कितने उसके केसेस बढ़ गए हैं आजकल, रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है, वो हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हमने एक बार एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हमने दिखाना है कि कितने लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में कितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो हमारे मेंस को पॉइंट रखने के लिए उतना जितना हमने किया था वही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपने देख लिया होगा उसमें। उतना ही मेंशन कीजिएगा, डेली की न्यूज़ को मेंशन नहीं करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक पेज वन पे न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को कि भैया वो नेशनल रेगुलेटर जो आपको बोला था मैंने एनवायरनमेंट का, क्या रहा क्या नहीं। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए एक बारी। क्या था कि लफार्जे जो है, आपको पता है सीमेंट बनाती है, ये फ्रेंच कंपनी है। वो माइनिंग कर रही थी, लाइमस्टोन माइनिंग, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्ट्रेन कर दिया था 2010 में कि आप लाइमस्टोन माइनिंग नहीं करेंगे मेघालय में, क्योंकि वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन है। बट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या करा, उसको रिवाइज करके एनवायरमेंट क्लियरेंस दोबारा दे दी थी। उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि आप नेशनल रेगुलेटर अपॉइंट कीजिए अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जो आप ये देख रहे हैं, टू अपॉइंट अ नेशनल रेगुलेटर, उसके बाद अंडर नहीं लिखा, बट ये है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहा था, जो ओवरसी करेगा इम्प्लीमेंटेशन की फॉरेस्ट पॉलिसी की ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो उसके 3 जज बेंच थे जिन्होंने कहा था, उसको में हेडेड बाय जस्टिस ए के पटनायक। उन्होंने कहा था कि आप जल्दी से बना के, या जो भी अपनी कंप्लायंस की रिपोर्ट है हमें 2014 तक दे दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने कहा था कि हमें ऐसी कोई, देयर वाज नो नीड कि ऐसा कोई हम रेगुलेटर अपॉइंट करें या जो ओवरसी करे फॉरेस्ट पॉलिसी को। तो बेंच ने उनको सांत्वना दे दी थी कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप जो भी क्लियरेंसेज हैं अंडर फॉरेस्ट एक्ट जो आप ग्रांट करेंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ही करेगा। रेगुलेटर सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि वो देख सके कि इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट पॉलिसी की ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारा इशू था। तो अभी तक वो रेगुलेटर अपॉइंट नहीं किया गया है, कि अगर हम कहें कि कांग्रेस ने नहीं किया, तो अभी तक बीजेपी ने भी नहीं किया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख लेते हैं। वैसे हमने ये एक्ट देख ली थी, फिर भी थोड़ा सा देखिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आई थी। बेसिकली जब ये भोपाल ट्रेजिडी केस हुआ था, उसके बाद ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किया गया था। तो अंडर आर्टिकल 253 आती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसी एक्ट है जो अम्ब्रेला कह सकते हैं, उसमें कई एक्ट्स आ चुकी हैं, जैसे जो कई स्टेट्स की, सेंटर की वाटर एक्ट, एयर एक्ट वगैरह थी, वो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आ चुकी है। और जो इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस था, वो था कि हम जो डिसीजंस लिए गए थे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑफ 1972, उसको इम्प्लीमेंट करा जा सके, दैट सो एज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द ह्यूमन एनवायरनमेंट। और हमें प्रिवेंट करने थे हैजार्ड्स जो ह्यूमन बींग्स को भी हैं, अदर लिविंग क्रिएचर्स को भी है, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनके लिए भी हमें इम्प्लीमेंट करना था, उनको भी प्रिवेंट करना था हजार्ड से। उसके बाद एक पेज वन पे ही था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का, कि उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो ये क्योंकि मतलब डिस्कशन चल रही है उसके बारे में, कि आप जो पेंशन्स वगैरह दे रहे हैं वो कम पड़ती है क्या नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि ये है क्या। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ये ध्यान से रखिएगा, 1995 में ये आ गई थी ये। और ये बेसिकली हमें आर्टिकल 41 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, उसको हमें पूरा करने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स जो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड हैं, सिक हैं, डिसेबल हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमने फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया था, ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली, विडोज एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सोशल पेंशंस प्रोवाइड कराते हैं हमें अकॉर्डिंगली। उसके बाद एडिटोरियल पे था, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में आप ये थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए बात क्या है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, डिसीजंस, जैसे जो चीफ जस्टिस ने दिया था, आपको मैंने नोट भी कराया था 2 जजमेंट्स लिखने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप शादी कर सकते हैं, क्या एक्यूज को कहा था। तो उसमें आपको मैंने पहले भी कहा था कि जितना मैं बता रहा हूँ उतनी ही डिटेलिंग लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। कुछ भी अपडेट होगा मैं देता रहूँगा। तो उस अपडेट्स में, जिसमें भी आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखना हो, जजमेंट डिसीजन के बारे में लिखना हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में लिखना हो, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिखना हो, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी लिखना हो, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी में भी आप मेंशन करेंगे। तो जितने पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, वो
उसमें हम थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 32,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं 2019 में, और रिपोर्टेड केसेस जो हैं 88% इंक्रीज हुआ है इन अ डेकेड। 10 साल में 88% इंक्रीज हुए हैं। 4 लाख केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर रिपोर्टेड। थोड़ा सा ये फैक्ट्स देते हैं ना तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, आंसर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम ये जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन जो बोबडे साहब की है उसमें कह सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द पेट्रियार्कल माइंड सेट ऑफ आवर जजेस एंड द लार्जर सोसाइटी। तो अगर पेट्रियार्की को लेकर भी कोई क्वेश्चन है तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सीजीआई ने जो ये डिसीजन दिया कि उन्होंने एक्यूज को कहा कि आप विक्टिम से शादी कर सकते हैं क्या, तो उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं जो हमने 2 डिसीजन उस टाइम लिखे थे वो, और उसके साथ अब ये ऊपर का थोड़ा सा फैक्ट जो मैंने दिया वो डाल सकते हैं। सॉरी, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इसको इलेबोरेट मत कीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करते रहिए, उतने ही पॉइंट्स ऐड करते रहिए, आपका मेंस का आंसर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसको इलेबोरेट खींचना वींचना मत। जिस हिसाब से आर्टिकल में तो बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, इतने केसेस नहीं लिखने हैं आपको, जितने मैंने बताए हैं उतने ही लिखिएगा। 2 रिसेंट के मैंने आपको बताए थे वो लिखना, और एक आप ना अगर हिस्ट्री के अंदर लिखना हो तो थोड़ा सा पुराना केस ये भंवरी देवी का कह सकते हैं कि उसमें राजस्थान कोर्ट ने इतना गंदा डिसीजन दिया था, एब्सर्ड रीजंस दिए थे कि हायर कास्ट मैन जो है कैन नॉट रेप लोअर कास्ट वुमेन फॉर रीजंस ऑफ प्योरिटी, कि उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी तो वो नहीं करेगा। और कोई उसका हस्बैंड जो उसमें लिखा था कि उसने देखा था कि कोई भी हस्बैंड नहीं देख सकता अपने वाइफ का रेप, और कोई भी अगर जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो कि गैंग रेप हुआ था तो रिलेटिव्स थे वो लोग, तो एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव के सामने रेप नहीं कर सकता, तो ये भी बात गलत है। तो ये जो राजस्थान डिसीजन था तो ये आप दे सकते हैं कि इसके अंदर से अपील जो इसके अगेंस्ट हुई थी आज तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुए 25 ईयर्स के बाद भी। जो जुडिशियल रिफॉर्म्स में अगर जो 2 रिसेंट अभी हमने बात करी थी उस टाइम, तो उसमें आप एक हिस्ट्री जोड़ सकते हैं। उससे ज़्यादा जितना हमने उस टाइम डिस्कस किया था कि क्या हमें करना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए क्या नहीं, उससे ज़्यादा और कुछ मत छेड़िएगा। ज़्यादा चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, एक तो ये प्रीलिम्स वाले नोट करिए कि एक तो एनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो रिपोर्ट है पब्लिकेशन है किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट, जिसमें हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का देखते हैं, बेसिकली इसको डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक का है। तो ये पॉइंट नोट करिए, एनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर जो फार्म इशूज चल रहे हैं कुछ भी आ सकता है। तो एक तो ये लिखिए। उसके बाद पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जो आया हुआ है, प्लॉइंग अ न्यू फरो इन द रेगुलेशन। तो उसमें ये देखिए, आप एग्जैक्ट अगर एग्रीकल्चर पे आता है तो फार्म लॉज के बारे में जो आता है, अगर आप ये जो 3 लॉज चल रहे हैं वो मैं आई होप आपने सब देख ही लिए होंगे, क्योंकि बहुत पुराना इशू हो चुका है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है तो आप ये थोड़े से पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट इस पे नहीं आएगा, बट ये आपका फॉर्डर है कि आप क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, कि जैसे कि गवर्नमेंट को एक क्रिटिकल रोल प्ले करना चाहिए, कि ऐसे लॉज लेके आने चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे फार्मर्स का एक्सेस, ईजी कर दे एग्रीकल्चर इनपुट्स पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे डाउन आ जाए, फार्मर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाए एग्रीकल्चर मार्केट्स में, और वैल्यू चेन बढ़े, हमारी कंपिटेटिवनेस बढ़े फार्मर्स की, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को लेके लॉ आना चाहिए कि फार्मिंग सेक्टर में कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि रीसेंट पब्लिकेशन भी आई है वर्ल्ड बैंक की, टाइटल एनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। रिपोर्ट जरूर मेंशन करनी होगी आपको, तो ये याद रख लेना, ईबीए करके याद कर लेना कि बेस्ड ऑन 8 इंडिकेटर्स ईबीए मेजर करता है कि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी सिस्टम जो है 101 कंट्रीज में कैसे फार्मर्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है ऑपरेट करने में। उसमें हम कहेंगे कि इंडिया हैज़ फेयर्ड वेरी पुअरली, 49th रैंक आई है हमारी। और अगर हम इमर्जिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हमारा 20 कंट्रीज इमर्जिंग की बात करें तो हम सेकेंड लीस्ट, मतलब 19वें नंबर पे हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड लीस्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट है हम जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं। इवन जो हमारे क्लोज कंपेटिटर्स हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर में, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो फ्यूचर है वर्ल्ड प्रोडक्शन का, फूड प्रोडक्शन का, वो टोटली डिपेंडेंट है, इंक्रीज हो रहा है डिपेंडेंस ऑन मिडिल इनकम कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो इस अपॉर्चुनिटी का हम बेस्ट यूज़ ले सकते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम ले आएँ जो हमारे फार्मर्स के लिए ईजी कर दे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, इनकम बढ़े, ठीक है। अब अगर आपसे फार्म लॉज के बारे में आता है, फार्म इश्यूज के बारे में आता है, या कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में आता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, या घुमा फिरा के कोई भी आता है, तो ये जितना भी हमने अभी पढ़ा है इसको आप देखिए, सारा आपको याद रहे ना रहे, जैसे आप
इसको ना आप इजीली अपने कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं अगर इस पे आप 6-7 लाइंस कंक्लूजन में लिखते हैं। क्योंकि इन जैसे क्वेश्चंस में जो चल रहे हैं उसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि फार्म लॉज देके सब पढ़ के जाएंगे, तो हर जो टीचर भी होगा उसको पता है कि हर बच्चा इस बार तो फार्म लॉस को रट के आएगा, क्रैम करेगा प्रॉपरली और वहाँ लिख देगा एकदम टू 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 करके, तोते की तरह रट देगा वो। बट इसमें सबसे ज़्यादा आंसर जो होगा आपका, जिसमें नंबर एवरेज से ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो सब अगर एक जैसे लिखे आएंगे तो एवरेज नंबर सबके एक जैसे होंगे। ज़्यादा नंबर सिर्फ उनको मिलेंगे जिनका कंक्लूजन बहुत अच्छा होगा। तो कंक्लूजन में आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं कि ईबीए की रिपोर्ट भी आई थी, तो हमारी इंडिया की सिचुएशन क्या है, हम इतना लैग कर रहे हैं और आने वाला फ्यूचर जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ का है एग्रीकल्चर को लेके, तो हमें इस चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए जिससे हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ बढ़े। ये लिखेगा, आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा नंबर फेच कर लेंगे आप लोग। उससे बाद एक पेज 8 पे था मुल्ला परियार डैम को लेके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, इसका इशू बैकग्राउंड देख लेते हैं। मुल्ला परियार डैम जो है एक मैसोनरी ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है? मैसोनरी मतलब बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ, एक कंक्रीट का बना होता है, एक मैसोनरी स्टोन्स का बना होता है। ग्रेविटी डैम वो होता है जो जो पानी के प्रेशर को वर्टिकली हैंडल करता है, समझ रहे हैं, लंबाई में हैंडल करता है। एक तो होता है जैसे आर्क डैम देखे होंगे आपने, देखा होगा आर्क डैम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली प्रेशर हैंडल करता है पानी का। ग्रेविटी डैम वो होता है जो वर्टिकली हैंडल करता है प्रेशर डैम का। ठीक है, ये मुल्लायार और परियार रिवर्स हैं, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये डैम, जहाँ पे इनका मुल्लायार और परियार रिवर, जहाँ पे पेरियार रिवर आपको पता होगा केरला की सबसे बड़ी रिवर है, और मुल्लार और परियार जहाँ मिलते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मुल्ला परियार डैम है। ये है चाहे केरला में, मगर ऑपरेट और मेंटेन करता है इसको तमिलनाडु, क्योंकि उसको अपनी ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपनी सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पूरी करनी है, तो इसलिए इसको ऑपरेट और मेंटेन जो कर रहा है वो तमिलनाडु कर रहा है। अब आप सोचेंगे डैम तो है केरला में, इसको ऑपरेट तमिलनाडु क्यों कर रहा है? क्योंकि 999 ईयर्स का 999 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम ब्रिटिश रूल में, जिसमें ऑपरेशनल राइट्स इसको दे दिए गए थे तमिलनाडु को। ये बना कब था, हुआ कब था? तो ये याद रखिएगा 1887 से 1895 के बीच में बना था। इसको बनाया था जॉन पेनीक्विक ने। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी आता है महाराजा उसने बनाया था या किसी ने बनाया था, याद रखिएगा किसी ने बनाया था, ये इस आदमी ने बनाया था। इस काम का डैम का बेसिकली काम क्या था कि जो ये रिवर है ना पेरियार, ये जाती है टुवर्ड्स अरेबियन सी। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या करा था, रीडायरेक्ट कर दिया था इसके फ्लो को, कि अरेबियन सी की बजाय इसको कर दिया था बे ऑफ बंगाल की तरफ, ताकि जो एरिड रीजन्स हैं मदुराई और मद्रास प्रेसिडेंसी में, उन एरिड रीजन्स को पानी पहुंचाया जा सके। अब इससे लेके थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देख लेते हैं कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को सैंक्शन दे दी थी। उन्होंने कहा था सब कुछ ठीक है, तो आप अपना वाटर लेवल जो है 142 फीट कर सकते हैं। केरला ने इसको लेके 2003 में केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट लेके आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, वो बेसिकली कह रहे 136 फीट होना चाहिए। उसके बाद एपेक्स कोर्ट ने 2012 में भी कमेटी अपॉइंट करी कि देखने के लिए डैम जो है सेफ है या नहीं है। तो कमेटी ने कहा था डैम जो है प्रॉपरली स्ट्रक्चरली और हाइड्रोलॉजिकली सेफ है, और तमिलनाडु जो है वो 142 फीट तक पानी रख सकता है। और उन्होंने साथ साथ 2014 में 2003 की जो केरला की इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट भी थी, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया था, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्या है सिचुएशन? अब ये है कि तमिलनाडु अपनी अच्छी खासी उसकी 172 फीट तक लेके गया हुआ है हाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी की हाइट की बात हो रही है, डैम की हाइट की बात नहीं हो रही है। और बस केरला ये डरता है कि अगर कल को कुछ इसमें हो गया तो सारी की सारी मेरी जो डिस्ट्रिक्ट इडुक्की ख़त्म हो जाएगी। और वो कहता है कि अगर मैंने पानी लेवल डाउन कर दिया तो मेरी डिस्ट्रिक्ट को पानी नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ मैं ये डैम। तो ये सारा इशू है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा जल्दी भी आ गया लेक्चर, क्योंकि आज तब भी आई थिंक आपको 8 बजे तक मिलेगा, तो 5 बजे आज शुरू किया था, 2 ढाई 3 घंटे, पौने 3 घंटे तो फिर भी गए हैं आज। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और थैंक यू सो मच जो कमेंट्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। करा करिए प्लीज़, थोड़ा अप्रिशिएट होता है आदमी, अच्छा लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ठीक जा रही है नहीं जा रही, चाहे पॉजिटिव में करें चाहे नेगेटिव में करें, करें ज़रूर प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।